फिर से बताता हूँ। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, स्वस्थ भाव, लगन। ठीक। लगन, छठे भाव, अष्टम भाव, यानी और साथ में भावेश, मतलब लग्नेश, षष्ठेश और अष्टमेश। अगर ये तीन ग्रह है, तीन भाव और तीन ग्रह है, अगर पूर्ण बली हो, तो वो जातक का शरीर, मन, प्रकृति, चरित्र, सब कुछ स्वस्थ रहता है। स्वभाव भी उसकी जैवनिक ऊर्जा बहुत अधिक होते हैं। जैवनिक ऊर्जा बहुत अधिक होते हैं। ये एक सूत्र हुआ। अगला सूत्र लिखो। लग्नेश या लग्न भाव, लग्नेश या लग्न भाव बलवान हो, और साथ ही अष्टम भाव या अष्टमेश कमजोर हो, तो जातक का शरीर बहुत देखने सुनने में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होगा। एकदम जैसे होता है ना पहलवान जैसा, सिक्स पैक वाला। देखने में बड़ा खूबसूरत हो, बट उसके अंदर, उस जातक के जैवनिक ऊर्जा बहुत कम है, आयु कम होगा। जैवनिक ऊर्जा मतलब जितना कितना दिन तक जिएगा, या कर्म संयोग तक ऐसा होगा, इत्यादि इत्यादि। उसका जैवनिक ऊर्जा बहुत कम होगा, इम्यूनिटी बहुत कम। इम्यूनिटी एक वर्ड में लिख लो, जिसके कारण ये अत्यंत, माने छोटे कोई बीमारी हो भी, अत्यंत छोटा कोई बीमारी से भी वो माने बीमारी भी उसके शरीर में विकराल रूप धारण कर सकता है, और उसका मौत का कारण भी बन सकता है। अगला सूत्र लिखो। लग्नेश या लग्न भाव कमजोर हो गए, अष्टमेश या अष्टम भाव बलवान हो गए, तो उस वो देखने में उतना सुंदर तो नहीं होगा, बट उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होगा, और उसका रोग प्रतिरोधक ताकत या जैवनिक ऊर्जा की वजह से वो दीर्घायु होगा। और साथ ही उसका स्वभाव भी थोड़ा कठोर टाइप का होगा। नेचुरली होता है ना, शोक, रोग, भय,
टेंशन या मतलब उतावलापन, ये सारे चीज उस जातक के लिए बहुत कम, बहुत ही कम है। अगला सूत्र। अष्टम भाव अगर कमजोर हो तो सिर्फ जातक का आयु ही कमजोर होगा ऐसा नहीं है। मतलब आयु तो कमजोर होगा ही होगा, बट सिर्फ आयु ही कमजोर होगा ऐसा नहीं है। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है ना। अचानक कोई आपत्तियां विपत्तियां, है ना। कमा, अचानक आने वाले कोई शोक, जो दिल दिमाग हिला देने वाली कोई वाक्या हो। कमा, डर, उसके मान सम्मान में बहुत हानि होना, यह सब भी होगा, यह सब भी होगा। कारण उसके जैवनिक ऊर्जा, जो जितना माने जिंदा दिली से वो जीने वाला होता है, वो ना ये सब मेंटल या आसपास के वातावरण या मतलब क्या बोलते हैं, आसपास के, आस पड़ोस की जो वाक्या वगैरह होगा, जिससे उसकी जैवनिक ऊर्जा कम हो जाती है। ये सब भी होगा क्योंकि यहाँ पे मेन मैटर है जैवनिक ऊर्जा कम कहाँ कितना होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं इस सूत्र पे। मान लो अष्टम काफी कमजोर हो गया, ठीक है, बट अष्टमेश बलवान है। तो ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है, प्रवास में जा सकता है, और वो मान लो वहां पे भी मतलब प्रवास में भी उसके साथ अमंगल घटते रहेंगे। कोई ना कोई मतलब दुर्भाग्यपूर्ण वाकया उसके साथ होते रहे। सबसे मजेदार बात ये होगी कि अष्टम भाव भी दूर माने कमजोर हो गया, और अष्टम का जो स्वामी ग्रह है, अष्टम का जो लॉर्ड है, एट हाउस कमजोर है, और एट का लॉर्ड भी कमजोर है। तो ऐसा जातक मतलब वो कहीं पे भी दूर दराज का मतलब जाते जाते, दूर दराज जाते जाते अचानक रास्ते में ही उसका आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी। अगला सूत्र लिखो। एट हाउस एंड एट लॉर्ड दोनों ही कमजोर है। ऐसी स्थिति में जातक का प्रवास काल
या यात्रा के दौरान, गोचर में कमा दे देना, गोचर में लग्न या चंद्र की पाप प्रभाव, मिल जाए तो ऐसी व्यक्ति की जीवन हानि की आशंका होते हैं। मतलब उसका मृत्यु होने का जो डर है वो सताते रहता है। यहाँ स्टार मार्क देके एक चीज लिख लो जो बहुत मतलब ये है, वो हम नवतारा चक्र जो देखते हैं ना, उसमें मारम तारा भी होता है, तो जन्म तारा भी होता है। तो जन्म तारा में अगर चंद्रमा का अवस्थान हो तो ऐसी अवस्था में तो बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए नवतारा चक्र में। या तो D1 चार्ट में भी गोचर में अगर चंद्र मतलब अष्टम भाव में अगर चला जाए कोई पाप ग्रह, मतलब चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में भी कोई पाप ग्रह चला जाए तो भी ये कंडीशन हो सकता है। बट ये सूर्य कुंडली से गिनने के बाद ये चीज अष्टम भाव में नहीं होगा। लगन से हो सकता है या चंद्र कुंडली की, अगर लगन मान के चले तो ऐसा हो सकता है। चंद्र से भी अष्टम भाव में अगर कोई पाप ग्रह आ जाए तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। सर ये नौतारा वाला फिर से बता दीजिए। नहीं, नवतारा चक्र में जैसे होता है ना, जन्म तारा में अगर चंद्रमा गमन करे जी। गोचर में, या मरण तारा में चंद्रमा गोचर करे नवम में, यही गोचर में अ, नव मरण तारा में, है ना, चंद्रमा गोचर करे, तो ऐसी अवस्था में भी वो सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब यात्रा के दौरान मौत, मृत्यु तुल्य कष्ट इत्यादि। इसके सर अलावा भी, जिसकी बोलिए। नौतारा में जिसकी दशाई चंद्र से शुरू हो तो उसके लिए क्या वो समय खराब जाएगा? नहीं नहीं, नवतारा चक्र गोचर में हमको हर एक दिन अलग अलग तारा प्रभावित करता है ना। जी उसमें 9 तारा होता है ना, जन्म तारा से लेके जी जी जी। है ना। अति मित्र तक, हाँ। हाँ, तो वहां पे मतलब जैसे जन्म तारा में अगर चंद्रमा गोचर करे तो फिर उस दौरान अगर हम जर्नी कर रहे हो तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम होगा। पथ माने रास्ते के बीच में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, बोलते हैं इसको पथि मध्य, है ना। मतलब रास्ते के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना, या मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होना। ठीक है। इसके अलावा भी ये चीज हो सकता है, मान लीजिए जैसे पाप प्रभाव, अगर आपका चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह आ जाए, ठीक है, और गोचर में वहां पे चंद्र की मतलब प्रभाव पड़ जाए, या चंद्र वहां से गोचर में निकल रहा हो तो भी ऐसा हो सकता अष्टम में चंद्र का प्रभाव तो सेवेंथ एस्पेक्ट से पड़ेगा ना? है। हाँ बिल्कुल, चंद्र उस पे गोचर करेगा तो भी हो सकता है। दृष्टि तो 7 एस्पेक्ट है, 7 एस्पेक्ट के अलावा चंद्र का और कोई एस्पेक्ट है नहीं ना, क्योंकि ये इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट में एक ही दृष्टि होती है और वो है पूर्ण दृष्टि संबंध। मैंने आप लोगों को त्रिपाद, द्विपाद या एक पाद दृष्टि अभी तक पढ़ाया नहीं।
आज मैं पढ़ाया एक क्या? जगह ये पढ़ रही थी, आज मैं ये एक जगह पढ़ रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था ये त्रिपद ये सब क्या होती है। हाँ, ये सब भी दृष्टि है। त्रिपाद दृष्टि में अलग फल आता है, द्विपाद दृष्टि में अलग फल होता है, और एक पाद दृष्टि में अलग प्रभाव होता है। तो ये पढ़ाऊंगा मैं, दृष्टि जब पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। वैदिक बड़ा भास्ट है लक्ष्मी जी, बहुत भास्ट है। समझते समझते ही सालों बीत जाए। मैम क्या बोलूं, मैं आज 35 साल के बाद भी आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज भी नहीं, कहीं ना कहीं चूक हो जाता है। 35 साल से पढ़ क्योंकि रहा हूँ और आप कैलकुलेट क्या क्या करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि नहीं इसमें नहीं, अगर कैलकुलेट देखिए, थ्योरी सब मालूम है, प्रैक्टिकली सब मालूम है, लेकिन फिर भी ना, मान लीजिए जैसे आप मेरा क्लाइंट है, आपने मेरे को समय नहीं दिया, है ना, हम्म, तो ये चीजें छूट जाती है। मैं हाँ जल्दी वही वही चीज से है। ओवरलुक हो जाता है। मैं क्या बोला हूँ मैम, आज 35 36 साल हो गया, लेकिन आज भी मैं एस्ट्रोलॉजर बन नहीं पाया, बस बनने की कगार पे हूँ। मेरी वो पुरानी जितनी लिखावट है, मैं जब पढ़ता था, जो रिसर्च करता था, रिसर्च लिखता था किताबों में, उसके बहुत सारी किताब आज खोजने से मुझे मिला है। घर में खोज रहा था, तो मैं वही सोच रहा कि उस समय मतलब कितना कम जानता था लेकिन कितना अधिक बोलता था। आज मैं कितना ज्यादा जानता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। चलिए अगला सूत्र लिखिए। अगर अष्टम में पाप ग्रह हो और वो कमजोर हो, अष्टम में पाप ग्रह हो और वो कमजोर हो, कमा, सप्तम में भी पाप प्रभाव हो, सप्तम भाव भी पाप प्रभाव में आ गया हो, या पाप पीड़ित हो गया, या तो पाप ग्रह से युति बना लिया हो, या तो फिर पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो गया हो, कमा, और लग्नेश कमजोर हो गया हो। तो ऐसी अवस्था में जातक ऑब्लिक जाति का अति कामातुर होते हैं, और इसके कारण उनको पीड़ा भोग करना पड़ सकता है। इसका संस्कृत में एक टर्म है, यौन व्यभिचारम। इसी सूत्र का एक्सटेंशन में लिखिए, योग वही रहेगा, योग जो मैंने बताया, मतलब अष्टम में पाप ग्रह जो कमजोर होगा, है ना, फिर आपका वो सप्तम भाव में, सप्तम भाव भी पाप पीड़ित रहेगा, लग्नेश भी कमजोर होगा, सूत्र वही है, बट इसमें शुभ शुभ ग्रह की दृष्टि किसी एक भाव में या दो भाव में पड़ गया हो, 3 भाव में तो पड़ गया तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन कम से कम एक भाव में पड़ गया हो शुभ ग्रह की दृष्टि, तो जातक ऑब्लिक जाति का कामातुर होंगे ही। पर उनको यौन पीड़ा भोगना नहीं पड़ता। अगला सूत्र, सप्तमेश, अष्टमेश और लग्नेश कमजोर हो, बट दशमेश या दशम भाव, बहुत ही बलवान हो, तो ऐसी स्थिति में जातक ऑब्लिक जाति का अपने काम पे कंट्रोल पा लेते हैं, काम वासना में कंट्रोल पा लेते हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक यह है, एक्चुअली दसम भाव या दसमस्त ग्रह जीवन के ऊपर कर्म का पूर्ण ऊर्जा दान करते हैं। तो जातक ऑब्लिक जाति का वो अपने काम पे फोकस करता है, या करते हैं, या करती है, जिसके कारण ये कामज जो काम वासना टाइप का जो उसका मेंटल जो विकृतियां हैं, वो दिमाग में उतना घर नहीं कर पाता। अब कंक्लूजन लिख लीजिए इसी में, इसी पार्ट में, कि अष्टम भाव और बाकी भावों का जो संपर्क है, उससे जीवन का निचोड़ निकाला जाता है। शुभ या अशुभ ग्रहों के संपर्क, अब ये निचोड़ कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं मैं। पहला, शुभ शुभाशुभ ग्रहों का संपर्क। दूसरा, लग्न और अष्टम का संपर्क। कारण लग्न
लग्न और अष्टम आयु को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। चलिए, अब अष्टम भाव का सबसे बृहत्तम जो चीज है उसका विचार करते हैं। सबसे बड़ा बताइए तो लक्ष्मी जी, अष्टम भाव से सबसे बड़ा कौन सा विचार होता है? सर ये आयु भाव है तो सबसे ज्यादा तो बिल्कुल आयु आयु भाव और विचार, दूसरा बिल्कुल आयुर्विचार, यस यस यस। सबसे ज्यादा तो आयुर्विचार ही किया जाता दूसरा मोस्टली जो लोग देखते हैं तो फिर विवाह के उपरांत का देखते हैं। है। नहीं, मोस्टली मैंने बोला, मोस्टली मोस्टली मतलब आयु था, क्योंकि आयु विचार ही मेन है क्या। का जैवनिक ऊर्जा देखेंगे ना, तो जैवनिक जी। आपका लाइफ का स्ट्रेंथ या माने पोटेंशियलिटी, ये सब देखना बहुत जरूरी है। लिखिए, आयुर्विचार को पूरा करें। जी। हाँ, पहला तो बताइए मुझे, मारक मारक विचार जब देखेंगे तो मारक विचार में मतलब हम कौन कौन सा चीज देखेंगे? मारक में तो लग्न के हिसाब से मारक नहीं, होंगे। आप पहले तो मुझे बताइए, आयु कितने प्रकार का है, थोड़ा आइडिया है क्या कुछ? नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आयु तो एक तो आयु हमारे जीवन का हो गया, एक आयु हो जाता है कर्म का। ठीक है, तो एक और आयु होता है हमारी मतलब जो सोशल लाइफ इत्यादि, एक्चुअली 8 प्रकार का आयु होता है। तो 8 प्रकार का, इसलिए मृत्यु भी 8 प्रकार का होता है। ठीक है, सामाजिक जीवन में हमारे आयु कैसा है, वो एक आयु होता है। हमारे जो शरीर का स्पैन है, शरीर मतलब देह का, ये तनुभव के हिसाब से, तो इसका एक अलग स्पैन है, ये 3 प्रकार का होता है। ये होता है अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु। अच्छा, ठीक। उसके अलावा होता है, मतलब हम जैसे मान लीजिए ना, कुटुंब के बीच में मतलब मेरा मान सम्मान, यश प्राप्ति चला गया, तो वो भी एक मौत है, वो भी एक मृत्यु है। ठीक है, तो इस तरह से अष्टम मृत्यु ये कभी अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अभी बेसिक चीजों में इसकी उतना आवश्यकता नहीं है। तो बस मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ।
चलिए आयुर्विचार को समझते हैं। आयुर्विचार अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज शरीर का आयु। ठीक है। नंबर वन, आयु तीन प्रकार का है। जी। अल्पायु, मध्यायु जी। और जी। दीर्घायु। इसमें हमारे 120 साल का जो पराशर, इसको लिखिए मत, मैं इसको जस्ट ऐसे जी। बता रहा हूँ। जी। ठीक है। पराशर जी ने 120 साल का आयु को हमें एवरेज मान के चला, मतलब जी। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मान के चला, एवरेज नहीं, जी। एब्सोल्यूट, परम। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने विंशोत्तरी दशा प्रावधान किया था। लेकिन उसके बाद फिर जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया, है ना, बहुत सारी चेंजेस आ गए। और हमारी जैवनिक जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे उसके मतलब वो घट गया। तो अभी कृष्णमूर्ति जी जो आयुर्विचार किए थे वो मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है। मतलब अल्पायु का मतलब है 33.5 साल प्लस माइनस 3 इयर्स। ठीक है। या कभी कभी कुछ विद्वान इसको जो है प्लस माइनस 5 इयर्स लेते हैं। उन्होंने मध्यायु बोला 66.5, मतलब 66 साल 6 महीना, और प्लस माइनस 3। कुछ विद्वानों इसको 5 साल तक एक्सटेंशन किए हैं। और दीर्घायु का मतलब होता है 66.5 के ऊपर। ठीक है। तो अभी ये अभी के समय के हिसाब से मुझे थोड़ा उत्तम लगता है, मुझे लगता है कि मतलब ये सही है, ज्यादा सही है। तो अब देखते हैं कैसे होगा। सूत्र नंबर 1 लिखें। आयुष्काल मान लीजिए खत्म हो गया हो, पर बट मारक का दशा अंतर्दशा आया नहीं हो। मारक का दशा अंतर्दशा आया नहीं हो, परंतु राजयोग कारक कोई ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रहा हो। ऐसी स्थिति में मृत्यु नहीं होगी, पर राजयोग का फल भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी का अल्पायु हो गया, बट उस दौरान अ, म, कोई राजयोग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रहा हो, बट इसके मारक या बाधक की दशा अंतर्दशा ना नहीं आया हो, तो फिर इंसान मरेगा नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा दिन जिएगा। माने वो अल्पायु से अल्पायु प्लस हो गया। ठीक है। यानी मध्यायु में चला गया, बट उसका राजयोग कारक जो भी मतलब फल मिलना था राजयोग का, वो नहीं मिलेगा। दूसरा, कारण। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। राजयोग का मतलब होता है एब्सोल्यूट शुभ फल पाना, और उसका अशुभ फल ऑलरेडी था। तो वो मृत्यु कारक, मृत्यु का दशांतर दशा ना आने की वजह से एब्सोल्यूट वो अशुभ फल उसको नहीं मिला। लेकिन एब्सोल्यूट मतलब शुभ फल का कारक ग्रह उसके पास आ गया था दशांतर दशा में। तो वो अशुभ फल को काटेगा, बट शुभ फल नहीं दे पाएगा। यही कारण है, और कोई कारण नहीं।
बट उसी समय जब आपने ये प्रश्न पूछा, कारण पूछा, तो फिर एक और सेंटेंस यहाँ पे मुझे जोड़ने का अ, मतलब बहुत ज्यादा अनिवार्य लगता है। एक सेंटेंस और जोड़ दूं। अगर उस अवस्था में राजयोग कारक ग्रह की दशांतर दशा चल रही हो, बट चल रहा हो, बट अष्टम का, अष्टम अष्टम का जो क्या बोलते हैं, अष्टम में तीन चीज हो सकता है। एक तो अष्टम में बैठे पाप ग्रह हो सकते हैं, या अष्टमेश हो सकते हैं, या पाप ग्रह के साथ युति बनाया अष्टम अष्टमेश हो सकता है। तो इनमें से कोई भी अगर उस पर दृष्टि दे दे तो जातक का मृत्यु अनिवार्य है। फिर जातक का मौत कोई नहीं रोक सकता, कोई टाल नहीं सकता। दूसरा सूत्र लिखिए। मान लीजिए आयु का जो काल है, कालखंड है, वो खत्म नहीं हुआ। आयु का कालखंड खत्म नहीं हुआ, बट मारक का दशा उपस्थित हो गया, दशा आ गया। तो ऐसी अवस्था में, उस दशा में मृत्यु नहीं होगी, बट मृत्यु तुल्य कष्ट उसको भोगना पड़ेगा। इधर जातक का सम्मान हानि होगा, या तो उसको शोक मिलेगा, बहुत मतलब वो एकदम अजीब सा विरह, या कोई भी बड़ी वेदना से जूझेगा, या कोई भी मृत्यु तुल्य हो सकता है। उसका यश हानि हो, सम्मान हानि हो, है ना। ऐसा कोई उसके ऊपर ऐसा कोई आरोप लग जाए जो उसने किया ही नहीं हो, बट सम्मान उसका सोसाइटी लाइफ में, सोशल लाइफ में उसका सम्मान खत्म हो गया। मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। मेंटली डिस्टर्ब नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट बोल सकती हैं आप बस। चलिए, अभी तो टाइम ऑफ हो गया। अब कल आयु का बहुत सारा चैप्टर है जो कल अब और डिस्कस करते हैं।